हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकेंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर है देखिए मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इससे मिलेंगे। साथ ही में इस चैप्टर से आपको कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए अध्याय है अध्याय 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर देखिए मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। इसके पहले वाला चैप्टर 3 था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए जो आपका दिल्ली सल्तनत आप पढ़ चुके हैं और ये जो मुगल काल होता है ये मध्यकाल के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ पर मतलब भारतीय महाद्वीप में इतनी ज़्यादा सांस्कृतिक विविधताएं थी कि लोगों के लिए शासन करने का कार्य कर लेना बहुत ही कठिन कार्य था। इसी के विपरीत देखिए मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। मतलब जो कठिन कार्य था वो मुगलों ने पूरा किया, जो अब केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। तो देखिए जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में जो शासन करना बहुत ही कठिन कार्य था, क्योंकि बहुत सारी विविधताएं थी जिसके कारण लोग बड़ा सा मतलब ज़्यादा देर तक शासन, ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पा रहे थे। तो उस कार्य को संभव किया मुगलों ने और इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। दिल्ली से लेकर आगरा तक अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया और ऐसे ढांचे और विचार इन्होंने लागू किए जो उनके पतन के बाद भी लागू रहे। आज के समय की बात की जाए तो देखिए आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो देखिए ये जो दिल्ली का लाल किला है ये मुगलों के समय का ही है, मुगलों ने ही बनवाया था इसे। तो हमारे जो आज के समय के प्रधानमंत्री हैं वहीं पर जाके राष्ट्र को संबोधित करते हैं। कब? स्वतंत्रता दिवस पर। नेक्स्ट आगे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर लाल किला का ये चित्र दिखाया गया है, जिसने ना देखा हो चित्र में ही देख लीजिए मुगल कौन थे। अगर बात करें कि मुगल थे कौन, तो ये देखिए दो महान वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। तो देखिए मुगल जो थे माता की ओर से अलग थे और पिता की ओर से अलग थे। माता की ओर से बात करें तो मंगोलों के चंगेज खां, मंगोलों में जो चंगेज खां थे उनकी ओर से, और पिता की ओर से बात की जाए तो देखिए तैमूर शासक जो थे उनके वंशज थे। तो अलग अलग देखिए यहाँ पर दोनों का दिया गया है, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं कहलाए। मतलब माता की ओर से मंगोल की तरफ से थे तो इन्होंने अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस पूर्वज से 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो देखिए मुगल जो थे तो दो वंशजों के वंशज थे, लेकिन फिर भी अपने को तैमूर वंश के वंशज पर गर्व करते थे और बाकी मंगोल कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कारण यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया हुआ है, क्योंकि जो मंगोल शासक चंगेज खां था उसका नाम नरसंहार से जुड़ा था, वो मतलब दुष्ट शासक रहा होगा। और ऐसे ही जो तैमूर वंश के वंशज थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण मुगल उनका वंशज कहलाना पसंद करते थे कि ये लोग अच्छे हैं, बहादुर हैं। मुगल सैन्य अभियान। अब देखिए सैन्य अभियान तो बहुत सारे हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट का ही वर्णन किया गया है। जैसे मुगलों में हुमायूं आए थे पहले, उसके बाद अकबर आए थे, लेकिन यहाँ पर सीधे अकबर
और हुमायूं के पिता जो बाबर थे उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए सबसे पहले प्रथम मुगल शासक जो थे बाबर थे, 1526 से 1530 तक इन्होंने शासन किया था। जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। तो देखिए पहला शासक, मुगल का पहला शासक कौन था, याद रखिएगा बाबर था। 1526 से 1530 तक इसका टाइमिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है। 1504 में उसने कहाँ पर कब्जा कर लिया था, तो उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया था। इसके बाद उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। मतलब मध्यकाल का पहला ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। और ये जो बाबर था इसकी जीत हुई थी और इसने वहीं से दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट देखिए ये पॉइंट भी एक इम्पॉर्टेंट है कि 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से उपयोग किया था। तो देखिए मध्यकाल में तोपों और गोलाबारियों का उपयोग कब हुआ था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार किसने किया था, बाबर ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। मतलब ये हुआ ज्येष्ठाधिकार का कि जो बड़ा पुत्र हो वही गद्दी पर बैठे। तो इस नियम पर मुगल विश्वास नहीं करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, बल्कि इसके विपरीत उत्तराधिकारी में भी सहदायत की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो देखिए वही चीज़ें, ज्येष्ठाधिकार पर विश्वास नहीं करते थे कि बड़े पुत्र को ही सारी गद्दी दे दें, बल्कि जितने भी पुत्र होते थे सभी को अलग अलग राज्यों को सौंप दिया जाता था। नेक्स्ट देखिए मुगलों के सैन्य शासकों के साथ संबंध। मुगल जो थे देखिए वो उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान करते रहते थे जिन्होंने मुगलों की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो याद रखिएगा, देखिए कि राजपूत जो थे उन्होंने स्वेच्छा से, मतलब अपने मन से मुगलों की सत्ता स्वीकार कर ली थी। बाकी जो ऐसे शासक थे जो मुगलों की सत्ता नहीं स्वीकार करते थे उनसे मुगलों का युद्ध लगातार होता रहता था, अभियान चलते रहते थे। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। जैसे ऊपर ही बताया गया है कि विरोधियों के प्रति अभियान किया जाते थे। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह मुगल साम्राज्य में कर दिया था। मतलब वहाँ के राजाओं के साथ या बड़े बड़े जो पद पर रहे होंगे उनके साथ विवाह करके वो लोग भी उच्च पद प्राप्त करते थे। मतलब उनको भी वहाँ पर उच्च पद दिया जाता था। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों को सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे मुगलों ने अपने साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। परंतु परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। तो देखिए यहाँ पर मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत जो लंबे समय तक मुगलों की सत्ता स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनसे जब मुगलों का युद्ध हुआ तो वो हार तो गए, लेकिन फिर भी मुगलों ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उनकी जागीर वापस कर दी, जिसके कारण इसी देखिए नीति को अपनाकर इन्होंने कई शासकों को अपने अधीन कर लिया। मतलब इनका प्रभाव बढ़ता चला गया और शासक खुद ही इनकी सत्ता स्वीकार करने लगे। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। कुछ समय तक तो ये संतुलन चला, परंतु लाइफ टाइम रखना देखिए कठिन होता ही है, कोई भी चीज़ हो। मनसबदार और जागीरदारी। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों का प्रशासन में नियुक्ति करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, इसलिए अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों और मराठों तथा अन्य समूहों को सम्मिलित किया। तो देखिए जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार होता जाएगा वैसे वैसे वहाँ पर प्रशासन करने के लिए लोगों की भी अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो शुरू में मुगलों में क्या था कि केवल तुर्की ईरानी लोग ही शासन करते थे, शासक वर्ग था। लेकिन जैसे जैसे इसका क्षेत्र विस्तृत होता गया वैसे वैसे यहाँ पर ईरानियों ने, भारतीय मुसलमानों ने, अफगानों, राजपूतों, मराठों तथा अन्य समूहों को सम्मिलित किया गया प्रशासन से संबंधित। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए याद रखिएगा। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई
सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। वह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी की व्यवस्था थी जिसके जरिए फर्स्ट पद, सेकंड वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो देखिए मनसबदारी व्यवस्था चलती थी मुगलों के टाइम में, याद रखिएगा। मुगलों की सेवा में जो नौकरशाह होते थे, आने वाले जो नौकर, उन्हीं को मनसबदार कहा जाता था। साथ ही में मनसबदार ऐसे व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग किया जाता था जो जिनकी सरकारी हैसियत या उनको कोई पद मिलता था, वो भी मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार जो होते थे मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। इनके भी देखिए अलग अलग पद होते थे, पदों के हिसाब से अलग अलग वेतन होता था और सैन्य उत्तरदायित्व भी इनके अलग अलग निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। यहाँ पर देखिए जात की कुछ श्रेणियाँ दी हुई हैं, जान लीजिए जात के बारे में। 5,000 जात वाले अभिजातों का 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया था? तो देखिए जात वाले मतलब 5,000 जात वाले, 1,000 जात वाले, ऐसे अलग अलग जात वाले हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। तो देखिए कुछ ऐसे सैन्य उत्तरदायित्व थे जो मनसबदारों को सौंपे जाते थे जिसके अनुसार ही उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। जैसा उनको मनसबदारी सौंपी जाएगी, जैसा सैन्य उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा, उसी के हिसाब से वो घुड़सवार रखेंगे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों को के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों का वेतन देने के लिए धन मिलता था। तो जब ये सारी कार्रवाई करते थे, मतलब सैनिकों के घोड़े को दगवाना और उनका पंजीकरण करना, तो ये सारी कार्रवाई मनसबदार करते थे। इसी के बाद उनको उनका वेतन या धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिसे जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। यहाँ पर देखिए यही कहा गया है। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने मुक्ति इक्तादार के बारे में पढ़ा था। इक्तादार को ही मुक्ति कहते हैं। तो ये जो मनसबदार होते हैं मुक्तियों से अलग होते हैं। मुक्ति इक्तादार जो होते हैं उनको देखिए एक जगह जागीरें दे दी जाती हैं और वहीं पर वो लोग शासन करते हैं। मतलब वहाँ पर वो लोग सारा देख रेख करते हैं, कर वसूलते हैं, जिसके जिसके द्वारा वो लोग वहाँ के जो सैन्य विभाग होता है, जो सैनिक होते हैं, उनका वेतन वेतन दिया करते हैं। लेकिन जो मनसबदार होते हैं ये मुक्तियों से भिन्न होते हैं। ये अपनी जागीरों में रहते नहीं हैं, बल्कि जो मुक्ति होते थे वो अपनी जागीरों में रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते हैं। तो देखिए जो ये होते हैं मनसबदार, ना ही जागीरों में रहते हैं और ना ही उन पर प्रशासन करते हैं, बल्कि ये किसी अन्य भाग में, देश के अन्य भाग में सेवारत रहते हैं और यह राजस्व उनके नौकर के लिए एकत्र करते हैं, जबकि वे किसी अन्य भाग में सेवारत रहते हैं। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। मतलब जो इनको राजस्व प्राप्त हो वो कितना प्राप्त हो, मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। अब देखिए औरंगजेब के शासनकाल तक स्थिति खराब हो गई थी। मतलब मनसबदारों की वेतन इनका बहुत कम होने लगा था। इतना इनको राजस्व प्राप्त होता था कि जितना वेतन निर्धारित किया गया था उससे काफ़ी कम था। साथ ही में मनसबदारों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती गई, जिसके कारण जागीरें मिलने में भी काफ़ी टाइम लगने लगा। मतलब काफ़ी लंबे समय में उनको जागीरें मिलती थी, क्योंकि संख्या बढ़ेगी, जागीर तो उतनी ही है, तो उनको सभी को जागीर कैसे मिल पाएगी। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो देखिए राजस्व कर वसूलते थे ये लोग, अगर ज़्यादा कर किसानों से वसूलेंगे तो किसानों को दिक्कतें तो होंगी ही। तो वही चीज़ है कि औरंगजेब ने इस पर नियंत्रण नहीं किया था। बाकी और जो शासक होते थे वो काफ़ी नियंत्रण रखते थे, जिसके कारण ये गैर कानूनी कार्य ना कर सके, मतलब ज़बरदस्ती कर वसूल ना कर सके। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में इस पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके कारण किसानों को दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, उनको ज़्यादा कर देना पड़ा था। नेक्स्ट देखिए जब्त और जमींदार।
अगर देखिए मुगलों की आमदनी की बात की जाए तो मुगलों की आमदनी का जो मुख्य स्रोत था किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व कर था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो देखिए ये जो राजस्व था मुगलों की आमदनी का मुख्य स्रोत था। साथ ही में मध्यस्थ लोग, जो मीडियम वाले लोग होते हैं, चाहे वो स्थानीय ग्राम के मुखिया रहे हों या शक्तिशाली सरदार रहे हों, मुगल में सभी के लिए जमींदार का प्रयोग ही किया जाता था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक संरक्षण किया। तो याद रखिएगा, राजस्व मंत्री था टोडरमल। अकबर का कौन था ये राजस्व मंत्री? कितने साल देखिए इसने 1570 से 1580, मतलब पूरे 10 साल तक इसने कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था कि किस कृषि में कितना खर्च होता है, साथ ही में कृषि भूमि का पैदावार कितनी होती है, ये सभी चीज़ों का यही सर्वेक्षण करता था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया जाता था। मतलब जैसे पैदावार होती थी वैसे ही ये लोग कर निश्चित करते थे। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। तो याद रखिएगा, इसके समय में, टोडरमल के समय में क्या हुआ कि प्रत्येक का निरीक्षण किया गया। मतलब जो भी कृषि की पैदावार होती थी, जो भी कीमत होती थी, किसमें कितनी कीमत लगती है, किसमें ज़्यादा पैदावार होती है, उसी के हिसाब से श्रेणी बनाई गई और उसी के हिसाब से इन्होंने कर लगाया। बहुत ही अच्छा काम किया था, क्योंकि अगर फालतू का कर लगाएंगे तो उससे किसानों को ज़्यादा तक दिक्कतें आएंगी। इस प्रणाली को कहा क्या गया था देखिए, तो जब्त कहा गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। तो देखिए, कुछ जमींदार शक्तिशाली भी थे, जो लोग क्या करते थे, समय समय पर विद्रोह करते रहते थे। कभी कभी एक ही जाति के लोग भी विद्रोह करते रहते थे मुगल साम्राज्य के विरोध में। तो यहाँ पर देखिए एक किसान विद्रोह का वर्णन है कि 17वीं शताब्दी के आखिर में किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दिया था और उन्होंने विद्रोह किया था। यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिखाए गए हैं शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे। यहाँ राजगीर के समय के भ्रष्टाचार को जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, एक कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हुए। तो ये देखिए यहाँ पर ये कर अधिकारी है, ये गरीब किसान है बेचारे, इनको सजा दे रहे हैं। ऐसे ही देखिए रिश्वत ले रहे हैं। ये चित्र के माध्यम से कितना अच्छा देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। शाहजहां के राजकाल का ये लघु चित्र है। नेक्स्ट देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी। ये देखिए रचना है, किसकी रचना है? अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। देखिए किसने लिखा था अकबरनामा? अबुल फजल ने। इसमें है क्या, तो अकबर के समय का शासनकाल का जो इतिहास है उसी को अबुल फजल ने अकबरनामा में संकलित किया है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर में शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती हैं। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो ये अकबरनामा है 3 जिल्दों में लिखा हुआ है, जिसमें पहले जिल्द में क्या है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरे जिल्द में क्या है, अकबर के शासनकाल में जो जो घटनाएं घटी, जो जो युद्ध लड़े उसने, उसका बयान है। तीसरी जिल्द की बात करें तो तीसरी जिल्द का संबंध किससे है? आईने अकबरी से है, जिसमें क्या है कि अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का पूरा ब्यौरा मिलता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण इसमें दिया गया है। तो देखिए इसकी अच्छी बात है, रोचक चीज़ है कि इसमें सांख्यिकी विवरण इन चीज़ों का दिया गया है। यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा कि अकबरनामा किसने लिखी थी, तो अबुल फजल ने लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। नूरजहां एक विधवा थी जिसका नाम मेहरुन्निसा भी था
और जहांगीर ने इससे, ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी तो जहांगीर ने इससे शादी कर ली थी। वही देखिए यहाँ पर कि क्या प्रभाव उसका पड़ा था। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। बहुत ही सुंदर थी, जिसके कारण इसे जहांगीर ने किसका खिताब दिया था? नूरजहां का। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम ना कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं। ये देखिए चौकोर मोहर है और ये गोल मोहर है। दोनों तरह की मोहरें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इनका अलग अलग यहाँ पर वर्णन भी किया गया है कि चौकोर मोहर क्या बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश है ये, मतलब चौकोर मोहर। और गोल मोहर की बात की जाए तो शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी प्रभावशाली बन गई हैं। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये देखिए अलग अलग इनमें लिखा भी कुछ अलग तरह से हुआ है। नेक्स्ट देखिए सुलह ए कुल। सुलह ए कुल देखिए एक नीति थी, अकबर ने स्टार्ट की थी, जिसका वर्णन यहाँ पर जहांगीर ने कुछ इस प्रकार किया है। ईश्वरीय अनुकंपा से विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती हैं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ सहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उनसे सुसंगत तरीके से सार्वरिक शांति सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया जाता था। तो देखिए सुलह ए कुल का मतलब क्या होता है? सार्वरिक शांति, मतलब कोई भी जातिवादी भेदभाव नहीं किया जाए, अच्छे बुरे विचारों के लिए एक ही जगह पर सभी के लिए व्यवस्था हो, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, मतलब सभी जगह शांति हो। सुलह ए कुल का मतलब सार्वरिक शांति। तो इसका वर्णन किया है किसने? जहांगीर ने। और ये नीति किसकी थी? तो ये नीति थी अकबर की। नेक्स्ट देखिए बात करें 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य का क्या हुआ। मुगलों के कुलीन वर्गों के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिसके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। तो देखिए जो कुलीन वर्ग थे उनके पास बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति थी, साथ ही में संसाधन भी बहुत से थे, जिसके कारण वे लोग अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। देखिए जैसे जैसे पहले तो मुगल साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन जैसे जैसे इसका पतन होना स्टार्ट हुआ तो जो अलग अलग कुलीन वर्ग के लोग थे, जो बहुत अधिक जिनके पास संसाधन थे और धनी भी थे, वो लोग शक्तिशाली केंद्र बनते चले गए और उन्होंने नए नए वंश की स्थापना की। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। देखिए वो लोग दिल्ली के स्वामी को मान्यता देते थे ऊपर ऊपर से, लेकिन अपना वो लोग अलग से स्वतंत्र राजनीतिक पहचान भी बना चुके थे। तो यही है, देखिए यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।